ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला के बयान पर ओपी चौटाला ने बोलते हुए कहा कि ये इनेलो के गद्दार हैं और गद्दारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता। ओपी चौटाला ने जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में भगदड़ मची हुई है। इस भगदड़ को रोकने के लिए ऐसे भ्रम फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन में अपने सिद्धांतों और अनुशासन से समझौता नहीं किया और जिन्होंने इनेलो के साथ अनुशासनहीनता की, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता या कार्यकर्ता हो, उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। चौटाला ने कहा कि ये लोग सत्ता के लोभी हैं। इन्होंने सत्ता पाने के लिए चौधरी देवी लाल के नाम का इस्तेमाल किया और सत्ता मिलते ही इनका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए रवि चंदेल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि चंदेल से बातचीत कर लेते हैं। रवि, जिस तरीके से यहां पर अजय चौटाला का बयान सामने आया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर ओपी चौटाला एक बार फिर से विचार करने को तैयार हैं तो हम भी खुला विचार करेंगे। लेकिन इस पूरे बयान पर ओपी चौटाला ने अपना बयान, अपना पलटवार करते हुए पूरी तस्वीर को ही साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि गद्दारों के साथ ना कोई समझौता हुआ है और ना कभी कोई समझौता होगा। तो जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला के बयान पर ओपी चौटाला का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। इस पर बातचीत करेंगे रवि चंदेल से। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि ओपी चौटाला ने साफ तौर पर अपना बयान देने के बाद, अपना पलटवार करने के बाद पूरी तस्वीर को ही यहां पर क्लियर कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनेलो पार्टी के गद्दार हैं ये और गद्दारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां पर सत्ता पाने के लिए इन्होंने देवीलाल का नाम इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही सत्ता मिली उसके बाद इन लोगों का असली चेहरा सामने आया। तो जेजेपी में भगदड़ मची हुई है और इसी वजह से इस तरीके के भ्रम यहां पर फैलाए जा रहे हैं। ओपी चौटाला के बयान के बाद पूरी तस्वीर ही यहां पर बिल्कुल क्लियर हो गई। जेजेपी अध्यक्ष यहां पर अजय चौटाला के बयान पर ओपी चौटाला का ये पलटवार आने के बाद पूरी तस्वीर को ही साफ कर दिया गया। हालांकि यहां पर अजय चौटाला का बयान आया था कि अगर ओपी चौटाला एक बार फिर से यहां पर कोशिश करेंगे, बातचीत करने के प्रयास करेंगे, तो हमें भी बातचीत करने में कोई परेशानी नहीं है। तो एक बार फिर से हमारे साथ रवि चंदेल जुड़ गए हैं लाइव, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रवि, यहां पर जिस तरीके से जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला का बयान सामने आया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर ओपी चौटाला बात करना चाहते हैं, अगर वो यहां पर विचार एक बार फिर से करना चाहते हैं, तो हमें भी यहां पर पुनर्विचार करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसके बाद जिस तरह से यहां पर ओपी चौटाला का बयान, उनका पलटवार आया, उसके बाद पूरी तस्वीर ही यहां पर क्लियर हो गई। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये इनेलो पार्टी के गद्दार हैं और गद्दारों के साथ कोई समझौता नहीं होता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चौटाला के बयान के बाद से इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का जो बयान सामने आया है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो नाराजगी है, जो एक फासले हैं दोनों परिवारों के बीच में, वो और अधिक जो है वो बढ़ चुके हैं। जिस तरीके से अजय चौटाला का जो बयान सामने आया है कि यदि ओम प्रकाश चौटाला जो है वो अपने रीथिंक करें तो परिवार जो है वो इकट्ठा हो सकता है और साथ ही साथ इनेलो और जसपा जो है वो इकट्ठे भी हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला का जो बयान सामने आता है, वो तमाम इन जो एक धुंधली सी उम्मीद नजर आती थी कि जिसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं इनेलो और जसपा जो है वो एक हो सकती है, वो उम्मीद भी अब खत्म। चौटाला का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि हमने हमेशा जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण किया है, जिसके चलते कभी राजनीति सत्ता पाने के लिए हम यहां पर लोभी नहीं हुए। ये सत्ता के लोभी थे। इन्होंने सत्ता पाने के लिए चौधरी देवीलाल के नाम को इस्तेमाल किया और सत्ता मिलता ही इनका असली चेहरा जो है वो सबके सामने आ गया। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता सुखबीर तंवर फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। सुखबीर जी, जिस तरीके से यहां पर जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला का बयान सामने आया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर यहां पर चाहते हैं ओपी चौटाला बातचीत करना, एक बार फिर से अपने फैसले पर पुनर्विचार करना, तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है बातचीत करने में।
देखिए, जिस प्रकार से जसपा के नेता, चूंकि जसपा में भगदड़ मची हुई है, उसको रोकने के लिए प्रयासरत है। निसंदेह जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल को के साथ गद्दारी इन लोगों ने की है, इसके बारे में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत स्पष्ट बता चुके हैं। इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जिस प्रकार से इलाहाबाद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी और कांग्रेस सब मिल गए थे, आज हरियाणा प्रदेश में अगर कोई सभी वर्ग अगर किसी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं तो वो सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल है। ये सारे इकट्ठे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश के सरोकारों के बारे में जागरूक है और निसंदेह इन सबको आने वाले जब भी चुनाव होंगे तब इनको पता चल जाएगा हमारा जननायक जनता पार्टी से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं। आप इस पूरे बयान को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से अजय चौटाला का ये बयान सामने आया, सुखबीर तंवर जी, इस बयान के बाद राजनीति महकमे में भी काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दी। नहीं, देखिए, जिनको हलचल लग रही है, जिन्होंने अपने भगदड़ को रोकने के लिए बयान दिए, वो देते रहे बयान। हाँ। हमारा इस बयानबाजी में कोई मतलब नहीं है। हाँ। इसके बारे में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बेहद स्पष्ट बता चुके हैं कि गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। गुरुग्राम से है ये अगली खबर, जहां पर M3M बिल्डर सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। निर्माण कार्यों पर रोक के बाद भी गुरुग्राम के सबसे पॉश इलाका यानी कि सेक्टर 63 में कई एकड़ जमीन पर बिना यहां पर खौफ खाए कंस्ट्रक्शन का काम पूरे खुले तौर पर चल रहा है। बिल्डर और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण यहां निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। इतना ही नहीं, चारों ओर टीन की दीवारें लगाकर जिला प्रशासन को चकमा दे रहे हैं। बता दें कि मनोहर सरकार ने प्रदूषण के चलते एनसीआर के कई जिलों में निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के यहां पर आदेश पहले दिए थे और एक बार फिर से यहां पर आदेश दिए गए। आदेश देने के बाद भी ये लोग यहां ये काम करते नजर आ रहे हैं। लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को दरकिनार कर यहां पर M3M बिल्डर लगातार अपनी मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम के सबसे पॉश इलाके की हम बात कर रहे हैं, सेक्टर 63 में। ये सबसे पॉश एरिया है गुरुग्राम का, जहां पर लगभग कई एकड़ जमीन पर यहां M3M स्मार्ट वर्ल्ड की सरेआम कंस्ट्रक्शन का काम यहां पर चल रहा है। टीन की दीवारें यहां पर खड़ी कर दी हैं चारों तरफ और उसके बाद यहां पर इस पूरे कंस्ट्रक्शन काम को किया जा रहा है। हालांकि कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से यहां पर बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार यहां पर M3M बिल्डर की मनमानी चल रही है। कंस्ट्रक्शन होने की वजह से जो आसपास यहां पर लोग रह रहे हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कंस्ट्रक्शन की वजह से प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता है और यही वो वजह है जिसकी वजह से सरकार ने इस पर रोक लगाई है। लेकिन इसके बावजूद भी यहां सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ मोहित लाइव जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से, उनसे ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। मोहित, यहां पर बढ़ते प्रदूषण को M3M बिल्डर दरकिनार कर रहा है, अपनी मनमानी यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक तरफ यहां पर आदेश दिया गया है मनोहर सरकार की ओर से कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम अभी नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आदेशों की अवहेलना यहां पर की जा रही है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि देश के नामी बिल्डर जो M3M बिल्डर है, उनका स्मार्ट वर्ल्ड के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है गुरुग्राम के सेक्टर 63 में, जहां पर जो है लगातार कंस्ट्रक्शन चल रही है। और बताना चाहूंगा कि दिवाली के बाद से ही ये कंस्ट्रक्शन जो है चालू है, एक दिन भी बंद नहीं हुई थी और 24 घंटे यहाँ जो लेबर मजदूर और जो लोग हैं वो काम करते हैं और जिसके चलते लगातार कंस्ट्रक्शन की जा रही है। हालांकि जो सीधे तौर पर हमने जो लेबर है वहां की से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 24 घंटे यहाँ कंस्ट्रक्शन होती है और बहुत सी बार अधिकारी आते हैं मगर आकर के खुद ही बात करके यहाँ से चले जाते हैं। यानी कि साफ तौर पर जो मिली भगत है अधिकारी की वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है इस पूरे कंस्ट्रक्शन के इस गोरखधंधे के अंदर। और सबसे बड़ी बात, जो M3M बिल्डर है उसने गुरुग्राम जिला प्रशासन के साथ बहुत से CSR भी साइन किए थे। बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम के जो ट्रैफिक बूथ है वहां भी M3M बिल्डर की जो है होल्डिंग और एडवर्टीजमेंट्स जो है देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के साथ जो है जिस तरीके से होल्डिंग से लेकर प्रमोशन जो है M3M बिल्डर अपनी करता है, तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की जो छूट जो है उसको इस दम घोटू प्रदूषण के अंदर
खुले में कंस्ट्रक्शन करने की दी गई है। और ये जो मिली भगत है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मजाक है उन आम आदमियों के साथ जो कि अपने छोटे छोटे मकानों को बनाने के लिए जब पैसा जुटाकर पूरी जमा पूंजी पूरी जिंदगी भर की अपना मकान बनाते हैं और उसको ये कहकर तोड़ दिया जाता है कि कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अवैध निर्माण है या फिर प्रदूषण है, उसके चलते कंस्ट्रक्शन बंद है। जो सारी गाज है ये आम आदमी पर जरूर गिरती है, मगर ऐसे बड़े बिल्डरों को लेकर के कोई खास कार्रवाई ना तो हरियाणा सरकार कर रही है और ना ही गुरुग्राम जिला प्रशासन। जी चलिए मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा बातचीत करने का बेहद शुक्रिया आपका। तो लगातार यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज के अखबारों की तमाम उन बड़ी खबरों की जिनका सरोकार आपसे जुड़ा हुआ है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ से अगली खबर है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजस्व विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर के गांवों को यहां पर लाल डोरा मुक्त करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। बता दें कि मनोहर सरकार लाल डोरे को समाप्त कर संपत्ति के मालिक को उसका असल अधिकार दिला रही हैं, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। तो मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के गांव को लाल डोरा मुक्त करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ रवि चंदेल हमारे संवाददाता सीधा लाइव जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रवि, मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के गांव में लाल डोरा मुक्त करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरे कार्य की उनकी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सराहना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राजस्व विभाग और साथ ही साथ सर्वे ऑफ इंडिया के आला अधिकारियों के साथ कल बैठक करी और बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस कार्य को जो है वो इस कार्य में तेजी लाई जाए ताकि जो लाल डोरे के जो जमीन के जो असली मालिक हैं उन तक हक जो है दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा समय के अंदर जो है लगभग 6042 गांव की पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो मैपिंग की जा चुकी है ताकि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहां पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के गांव को लाल डोरा मुक्त करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि करनाल से है। करनाल में विदेश से लौटा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेट कर दिया है। बता दें कि हफ्ते भर में यहां विदेश से लौटे यहां पर 296 लोगों में 36 लोग अभी भी गायब हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में सोमवार को 18 नए मामले सामने आए, जिसके चलते यहां कुल मरीजों का आंकड़ा 78 पर पहुंच गया है। वहीं ऐलनाबाद में एक साथ यहां 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो करनाल में विदेश से लौटा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला। हालांकि जिस तरह से हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि विदेश से अब तक यहां पर 296 लोग आ चुके हैं, जिनमें से 36 लोग अभी भी गायब हैं। यानी 36 लोग जिनका अभी तक किसी तरीके से कोई सुराग तक नहीं मिल पा रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, फोन स्विच ऑफ है। यहां तक कि कई लोग ऐसे हैं जो विदेश से लौटने के बाद अपना नाम नंबर तक गलत लिखवा रहे हैं। तो साइबर सिटी गुरुग्राम में 18 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा जो है वो 78 पर पहुंच चुका है। वहीं ऐलनाबाद की बात कर ले तो 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहां पर डर की स्थिति लगातार बनती जा रही है, क्योंकि लोगों ने कोरोना की पहली दूसरी लहर को झेला है। लोगों ने इन 2 लहरों में अपने कई अपनों को, अपने कई खास लोगों को खोया है। लेकिन अब इस नए वेरिएंट की वजह से लोगों के अंदर और दहशत हो गई है, लोगों को डर लग रहा है। साथ ही साथ इस हर खबर हरियाणा भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है कि आप सतर्कता बरतें, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ख्याल रखें। अपने यहां पर लगातार वैक्सीनेशन को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है तो वैक्सीन जरूर लें। 36 लोगों से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है जो विदेश से लौटे हैं। 36 लोगों का फोन तक नहीं लग पा रहा है। तो हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता मोहित सीधा जुड़ चुके हैं। मोहित से ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। मोहित, करनाल में विदेश से लौटा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। न सिर्फ एक शख्स बल्कि जितने भी विदेश से लोग लौट रहे हैं, कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना फोन नंबर ही बंद कर दिया है कि आप उनसे संपर्क भी नहीं कर सकते हैं। चाहूंगा जिस तरीके से सामने आई अपना टेस्ट कराने के लिए अस्पतालों में पहुंचे थे और जो बाहर से एनआरआई आए थे वो ऐसे में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में उनका आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया था। उसके बाद उन लोगों टेस्ट किया गया था। इसके बाद
उन लोगों से कोई संपर्क नहीं बनाया जा सका, क्योंकि टेस्ट किए जाने के बाद वो लोग अपने घरों तक लौट गए, अपने गंतव्य तक लौट गए, और जब बाद में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई तो उनसे दोबारा तो संपर्क करना चाहा तो संपर्क नहीं हो पाया। तो कुछ इस तरीके की घटना एक बार फिर सामने आई है। हालांकि लगातार जो जिला प्रशासन है वो इन सभी लोगों को जो है ढूंढ रहा है कि जिस तरीके से जो आरटीपीसीआर किए गए तो उसके अंदर जो एड्रेस दिया गया था तो एड्रेस को भी कंफर्म किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो स्थानीय थाने हैं आईडी प्रूफ जो इस्तेमाल किया गया था उस स्थानीय थानों के माध्यम से उन सभी लोगों की जो है पहचान की जा रही है। जी बिल्कुल मोहित, जिस तरीके से लगातार अगर हम यहाँ पर बात करें लोगों के अंदर दहशत नजर आ रही है, साथ ही साथ हर खबर भी लगातार ये अपील अब लोगों से कर रहा है कि सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर जैसे जैसे धीरे धीरे थोड़ी सी कम हुई है, लोगों की सतर्कता खत्म हो गई है। मास्क तो लोगों के चेहरे पर नजर ही नहीं आता है, जिसकी वजह से अब लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो तमाम प्रदेश सरकार है इस बात को लेकर चिंतित नजर आ रही है कि कोरोना की हालांकि दोनों वैक्सीनेशन प्रदेश स्तर के अंदर अगर हम बात करें तो तकरीबन सभी जिलों में 80% से ज्यादा कर दी गई, मगर ऐसे में अगर छूट जो त्योहारों के समय सरकार ने दी थी व्यापार की चाहे खरीदारी की, तो ऐसे में जो मामले अब बढ़कर जो सामने आए हैं, गुरुग्राम की बात करें, करनाल की बात करें, सोनीपत की बात करें, चाहे फरीदाबाद जिले की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो है मामलों में इजाफा हो रहा है, ज्यादा नहीं मगर कुछ तो हो रहा है। तो ऐसे में कोरोना वायरस की पहचान भी यही है कि अगर थोड़ा भी इजाफा होता है तो कहीं ना कहीं ये बढ़ता ही जाता है और ऐसे ही होते जाते हैं। तो ऐसे में जो छूट दी गई थी और अब जो मास्क लोग जो नहीं लगा रहे हैं इसको लेकर भी लगातार जो सभी प्रदेश की जिला प्रशासन है सभी सतर्क है और लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और सख्त कदम उठाने की बात भी लगातार प्रदेश सरकार कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने का बेहद शुक्रिया। अगली खबर की ओर यहाँ रुक कर लेते हैं। तो पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी के केस की जांच कर रही पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा से खाली हाथ लौट आई है। एसआईटी को वहां डेरे के चेयरपर्सन विपासना इंसा और सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर PR नैन नहीं मिले हैं। हालांकि मैनेजमेंट कमेटी के बाकी सदस्यों ने भरोसा दिया है कि अगले कुछ दिनों में दोनों खुद एसआईटी के सामने पेश होंगे। तो डेरा सच्चा सौदा से खाली हाथ लौटे हैं एसआईटी की टीम। पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के केस की जांच कर रही पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा से खाली लौट आई है। एसआईटी को वहां डेरे के चेयरपर्सन विपासना इंसा और सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर PR नैन नहीं मिले। हालांकि मैनेजमेंट जो कुछ दिनों में एसआईटी होंगे। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए विजय जसूजा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विजय, डेरा सच्चा सौदा से खाली हाथ लौटी है एसआईटी की टीम, वहां पर ना तो उन्हें चेयरमैन मिल पाए हैं, ना ही वहां पर चेयरपर्सन उन्हें मिल पाए हैं। हालांकि आश्वासन जरूर दिया गया है कि वो खुद ही एसआईटी की टीम के सामने पेश होंगे कुछ ही दिनों में। बिल्कुल कंटेंट, कल सुबह ही जब पंजाब की एसआईटी के बेअदबी मामले को लेकर सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में दस्तक दी तो खाली हाथ ही उनको लौटना पड़ा। हालांकि देर शाम तक जो एसआईटी के इंचार्ज जो लुधियाना के आईजीपी हैं SPS परमार और उनके साथ बटाला के SSP मुखविंदर सिंह जी हैं और 2 पुलिस अधिकारी और भी हैं। 4 सदस्यीय टीम जो पंजाब से एसआईटी में आए थे तो खाली हाथ ही उनको लौटना पड़ा। हालांकि काफी कोशिश की एसआईटी की टीम ने कि विपासना इंसा और डॉक्टर PR नैन जो डेरा सच्चा सौदा के मैनेजमेंट के पदाधिकारी हैं, तो साफ तौर पर यही कहा गया कि दोनों ही जो पदाधिकारियों की तबीयत दुरुस्त नहीं है, इस कारण वो एसआईटी के सामने पेश नहीं हो सकते। हालांकि इस बात को जो आईजी हैं SPS परमार उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी तबीयत खराब नहीं है तो डेरे में अस्पताल है वहां एडमिट क्यों नहीं है, अगर तबीयत ठीक है तो वो डेरे से बाहर क्यों है। तो दोनों ही दलीलों को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अगले 4 या 5 दिन का उनको समय और दिया गया है, अगर वो एसआईटी के सामने पेश नहीं होते तो दोनों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डेरा के वकील केवल बराड़ ने भी कहा है कि एक पंजाब में जब इलेक्शन का दौर शुरू होने वाला है तो उस मद्देनजर बिल्कुल विजय, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ इस पूरी खबर पर वकील कंवर बराड़ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कंवल जी, जिस तरीके से यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा से एसआईटी की टीम खाली पहुंची है, साथ ही साथ ना तो यहाँ पर चेयरपर्सन मिल पाए हैं ना चेयरमैन मिल पाए हैं, आश्वासन दिया है कि कुछ ही दिनों में वो लोग खुद ही एसआईटी के सामने पहुंच जाएंगे, कितना वक्त इन लोगों को दिया गया है? मैडम मेरा नाम है केवल बराड़ है जी, कमल बराड़ नहीं, केवल जी बताइए केवल बराड़ जी। हाँ जी हाँ मैडम प्लीज जो डॉक्टर नैन है ना
डॉक्टर नैना को डेंगू हुआ था, मेडिकल लीव पे हैं। विपासना जी तो 1.5-2 साल से मेडिकल लीव पे हैं, डेरा में नहीं है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया। तो फिर भी हमने इंश्योरेंस दी है उनको भी, हम खुद आ जाएंगे। उनको वीकनेस है, वो एडमिट नहीं थे हॉस्पिटल में, वो मतलब डेंगू के बाद कमजोरी के कारण जो है वो मेडिकल लीव पे हैं। हाँ, अभी टाइम नहीं दिया, उन्होंने कहा है अभी 2-4 हफ्ते का या 2-4 दिन में आ जाओ। तो जब भी वो ठीक होंगे हम पेश हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, कोऑपरेट करेंगे। SIT को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। विजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने का बेहद शुक्रिया। तो डेरा सच्चा सौदा से खाली हाथ SIT की टीम लौटी, हालांकि आश्वासन मिला है कि कुछ ही दिनों में दोनों खुद ही SIT की टीम के सामने पेश होंगे। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। पंचकुला के यहां पर वोकेशनल टीचर्स सरकार से खफा हो चुके हैं। वोकेशनल टीचर्स अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। टीचर्स के आंदोलन का 44वां दिन है। 25 अक्टूबर से वोकेशनल टीचर्स लगातार पंचकुला सेक्टर 5 हैपन ग्राउंड पर धरने पर बैठे हुए हैं। टीचर्स का विधायकों को खून से पत्र लिखने का अभियान भी लगातार जारी है। तो 44वां दिन है। 25 अक्टूबर से वोकेशनल टीचर्स लगातार पंचकुला सेक्टर 5 हैपन ग्राउंड पर धरने में बैठे हुए हैं। वोकेशनल टीचर्स का विधायकों को खून से पत्र लिखने का अभियान भी लगातार जारी है। इनकी नाराजगी है सरकार से कि सरकार इनकी मांगों को नहीं मान रही है। लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। 44 दिन बीत चुके हैं इनके आंदोलन को, इनके इस प्रदर्शन को, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक किसी भी तरह से इनके किसी भी मांग को सरकार की ओर से नहीं सुना गया है और जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा ये अपना प्रदर्शन इसी तरीके से यहाँ पर जारी रखेंगे। 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 25 अक्टूबर से लेकर अब तक ये लोग अपना लगातार प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। 44 दिन बीत चुके हैं लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनसे बातचीत करने के लिए अभी तक नहीं पहुंचा है। तो गुरुग्राम में बीजेपी कार्यालय में 2 दिवसीय कार्यशाला का यहां प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शुभारंभ किया। इस कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को बीजेपी की नीति रीति के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही इस दौरान कार्यकारिणी की मीटिंग का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि जनता के बीच किस तरह से पार्टी का प्रचार करना है, साथ ही किस तरह से चुनाव की तैयारियां करनी है। इस कार्यशाला का आयोजन सोमवार से शुरू होकर मंगलवार शाम तक किया जाएगा। स्वागत में अभिनंदन करें गुरुग्राम जिला के उपाध्यक्ष एक बार जोरदार ताली से। आज भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम जिला के प्रशिक्षण वर्ग। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण से बातचीत कर लेते हैं। प्रवीण, 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया, क्या कुछ हुआ इस कार्यशाला में? आज देखिए कंचन, एक कार्यशाला का शुभारंभ किया गया जिसमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से वो जनता के बीच जाएं और पार्टी से अधिक लोगों को जोड़े। और इसके अलावा जो पार्टी की नीतियां हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, उनको लोगों तक पहुंचाए। और जिस तरह से आज जमाना सोशल मीडिया का है तो सोशल मीडिया को लेकर भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके अलावा नए कार्यकर्ताओं को किस तरह से जोड़े उस पर भी काम करने के लिए कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के अखबार में कई खबरों को लेकर बातचीत हुई है, उन खबरों के बारे में जो आज पूरे दिन बड़ी खबरों के तौर पर चलेंगी और सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। इसी के साथ आज के अखबार में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।